हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रंजित सिंह आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ RKLS में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव लगभग 500 ऑब्जेक्टिव लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। जो फास्ट रिवीजन होगा, एकदम फास्ट रिवीजन हम करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको। जो 21 फरवरी को आपको साइंस का एग्जाम है, तो अभी हम बायोलॉजी का बता रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का भी डाल चुके हैं हम एक चैप्टर का पूरा। ये बायोलॉजी का संपूर्ण बायोलॉजी का फास्ट रिवीजन है, तो आप पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके बाद हम केमिस्ट्री का भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, गोबर छत्ता होगा, ब्रायोफिलम होगा, अमरवेल होगा या फिर चीड़ होगा, बताइए। परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। तो इसमें परजीवी का जो एग्जाम्पल है वो अमरवेल है। एक का राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरवेल हो जाएगा। अमरवेल जो होता है कुछ केस के आकार का होता है, केस के आकार का होता है लत्ती की तरह, और वो किसी भी पेड़ पर जो है लटका रहता है, ठीक है। तो वो अमरवेल है, वो उसी पेड़ के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है, यानी वो परजीवी है। क्या है, परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो किसी दूसरे जीवों पर आश्रित हो, परजीवी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इसका राइट जवाब क्या हो गया, सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कहता है मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। मनुष्य में जो है नासिका छिद्र जिससे हम सांस लेते हैं फेफड़ा से, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर, नासिका छिद्र जो होता है, ट्रैकिया और फेफड़ा, ये सभी मिलकर के किस चीज का निर्माण करता है। उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र, बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, तो ये नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर के ये श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल का एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। वायवीय भाग से पौधों के एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में जल का निष्कासन क्या कहलाएगा। परासरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर विसरण। तो 3 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वायवीय भाग से जल का एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। एक होती है, 2, 3 या फिर 4। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या बिल्कुल 3 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है। प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन की हम बात करेंगे तो ग्लूकोज हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने में उत्तरदायी है। रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का जमने में क्या उत्तरदायी, तो रक्त का थक्का जमने में जो है रक्त विषाणु मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए 6 का करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। 140 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg या 80 mmHg। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है मेरे भाई 120 mmHg के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पटिकाणु या इनमें से सभी।
तो इसका राइट जवाब होगा आरबीसी। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है? तो आरबीसी है। 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 9 में कहता है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, वाहिकीय तंत्र या प्रजनन तंत्र? बताइए। इसका राइट जवाब होगा कृमि परिशेषिका का। अगर हम बात करेंगे तो ये एक आहार नाल का एक प्रकार का हिस्सा है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है गुरुत्वानुवर्तन के कारण, जलानुवर्तन के कारण, रसायनुवर्तन के कारण या प्रकाशानुवर्तन के कारण। तो प्रकाश की ओर प्रवाह की जो गति होती है वो होता है प्रकाश अनुवर्तन के कारण। 10 का डी जवाब हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है सीएफसी, डीडीटी, एनएडीपी या एटीपी। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो ये है आपका डीडीटी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण करना, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना, पोषण करना या भोजन का परिवहन करना। तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं टेनिन, गोंद, रेजिन या इनमें से सभी। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो पौधों का ये सभी के सभी उत्सर्जी पदार्थ है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। टेनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, अर्थात इनमें से सभी है। पौधों का उत्सर्जी भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों का तीनों उत्सर्जी है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, कोई इनमें से कोई नहीं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद की अगर हम बात करेंगे तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद की सहायता से मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और रात में सूर्य प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल और केवल दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग बिल्कुल हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। इसकी पूर्ति के लिए हरी साग सब्जी का उपयोग हम लोग करते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी पोषण है। ऑक्जीन है, कहता है ऑक्जीन है। ऑक्जीन क्या है? ऑक्जीन की बात करेंगे तो ऑक्जीन वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्जीन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्जीन एक प्रकार का हार्मोन्स है। ऑक्जीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो मनुष्य में अगर हम वृक्क की बात करेंगे तो मनुष्य में वृक्क जो है एक प्रकार का उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो भी अनुपयोगी पदार्थ हम अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन कहलाता है। तो वृक्क का क्या काम है? तो मूत्र को अपने शरीर से बाहर निकालना, यानी उत्सर्जन का काम करना। किस कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2। स्वपोषी पोषण कहने का मतलब पेड़ पौधा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये सभी के सभी क्लोरोफिल के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी 21 का बिल्कुल डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो ये जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है से बाहर ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है।
अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72, 80, 60, 90। विश्राम की अवस्था में अगर हम बात करेंगे हृदय की, तो हृदय विश्राम की अवस्था में प्रति 1 मिनट में बिल्कुल 72 बार धड़कता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ के स्थानांतरण की बात करेंगे तो ये ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्न्याशय। तो मनुष्य में अगर प्रमुख उत्सर्जी अंग की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा स्पर्शक, कूटपाद, जीव या इनमें से कोई नहीं। अमीबा की अगर हम बात करेंगे कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। कौन है जो मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम जो है ये आपका मलेरिया परजीवी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण रूप से पाचन स्थल जो है आमाशय में है, यकृत में, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, या बड़ी आंत जिसको बृहदांत कहते हैं। बताइए इन सभी चीजों का स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो इन सभी का स्थल की अगर हम बात कर लेंगे तो ये सभी छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है? छोटी आंत में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 30 में कहता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो खुला पंचरण की परिसंचरण की अगर हम बात करेंगे तो कॉकरोच हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देगा अगर कि इनमें से कौन सर्वाहारी जंतु है, तो मनुष्य भी सर्वाहारी होगा और कॉकरोच भी होगा, तो उस स्थिति में ए और सी दोनों आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तथा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। थायरॉक्सिन हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? तो ये थायरॉक्सिन हो जाएगा। इस हार्मोन का क्या नाम है? थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन की अगर हम बात करेंगे तो उपचयन है, ऊष्माक्षेपी है, संयोजन है या अपचयन है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन की अगर हम बात करेंगे तो श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन बी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। बताइए कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो रंध्र अनुपस्थित की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट जवाब होगा हाइड्रीला। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। रक्त में ऑक्सीजन का अगर हम वाहक की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है बिल्कुल लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अनोखी गति, वृद्धि, संग, समन्वय। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार, इनमें से कोई नहीं। मानव के गुर्दे की अगर हम बात करेंगे तो ये सेम के बीज के आकार का होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस किसमें पाया जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, ऑप्शन बी। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो लेटेक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो लेटेक्स पाया जाता है पीपल में भी, पीला कनेर में भी, बरगद में भी, अर्थात इनमें से सभी में। इसका राइट होगा ऑप्शन डी। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वैष्णव, 4 वैष्णव, 5 वैष्णव, 2 वैष्णव। तो मानव हृदय की अगर हम बात करेंगे तो मानव हृदय में कुल 4 वैष्णव पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? क्या 96% होती है, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में अगर हम यूरिया की प्रतिशत की बात करेंगे तो ये कुल मिलाकर के 2% पाया जाता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? तो ये उद्दीपन के रूप में। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाएं संचित होती है वो एक प्रकार का उद्दीपन के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ये सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कहता है वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो वसा की अगर हम बात करेंगे तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वसा का पाचन लाइपेज करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। परिशेषिका हिस्सा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आहार नाल का एक भाग होता है जिसका नाम है परिशेषिका तंत्र। चलिए 47 नंबर क्या है? कहता है किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। किण्वन क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। किण्वन कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में, इलियम। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है इलियम, इलियम के विलाई द्वारा। इलियम में होता है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? इलियम। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है जिसको कार्बोज यहाँ पर लिखा गया है। कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, पाइला का। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है ये आपका कॉकरोच का, किसका है? कॉकरोच का। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन, निश्वासन, श्वासोच्छ्वास। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 51 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। पित्तरस की अगर हम बात करेंगे तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो गार्ड कोशिका की भीतरी
वृत्ति जो होती है वो मोटी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब कितना होता है? 120/80, 80/120, 80/100, 72/80। तो एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन दाब की अगर बात करेंगे तो ये 120/80 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 55 नंबर क्या है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म द्वारा, मीसोडर्म द्वारा, इंडोडर्म द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोडर्म के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो पादप में जाइलम की अगर हम बात करेंगे तो पादप में जाइलम जल का वहन करने के लिए यानी जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पायरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो पायरूवेट के विखंडन की अगर बात करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से ऊर्जा देता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 60 नंबर कहता है कि स्वपोषण होता है कवक में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीव में। स्वपोषण जो होता है कहाँ होता है? तो हरे पौधों में होता है स्वपोषण की क्रिया। चलिए इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषी अंग की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग की अगर हम बात करेंगे तो पत्ती हो जाएगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो सभी को पता होगा कि श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि बिना श्वसन की क्रिया हुए बिना लोग जीवित ही नहीं रह सकता है। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमूबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। मृतजीवी की अगर हम बात करेंगे तो मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, ठीक है। अमरबेल की उदाहरण करेंगे अगर बात करेंगे तो ये परजीवी है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट आपका एक प्रकार का कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। दही के जमने में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार का किण्वन की क्रिया होती है। कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य कौन है जो नहीं करता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। पादप में वृद्धि हार्मोन का काम कौन करता है? तो पादप में वृद्धि हार्मोन का काम करता है जिबरेलिन। ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा मेरे भाई ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का सूत्र आपसे अगर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो कहिएगा C6H12O6, यही है ग्लूकोज का सूत्र।
वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। 69 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा श्वसन। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारे शरीर में? तो श्वसन द्वारा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीटी, पीडीपी। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से, या इनमें से कोई नहीं? तो रंध्र से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? फेफड़ा, नीलय, अलिंद, इनमें से सभी? तो नीलय द्वारा। हृदय में रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो नीलय के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त दाब की अगर हम बात करेंगे तो रक्त दाब जो है एस्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? क्या लाल रक्त कोशिका है वो, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेटस है, या लसिका है? तो ये होगा प्लेटलेटस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन था रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट जवाब जाएगा प्लेटलेटस, ऑप्शन सी। चलिए 76 नंबर है क्वेश्चन। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऑप्शन बी। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कितने पर देखा जाता है? तो ये 10x मेगापिक्सल पर हम लोग देखते हैं। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग की अगर हम बात करेंगे तो ट्रैकिया, गलफरा, त्वचा, फेफड़ा। देखिए तो तिलचट्टा का श्वसन अंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए होगा। ट्रैकिया द्वारा तिलचट्टा जो है कॉकरोच जो है सांस लेता है। वही गलफड़ा की बात करेंगे तो गलफड़ा द्वारा मछली, त्वचा की बात करेंगे तो त्वचा द्वारा जो है सो मेढक, और फेफड़ा की बात करेंगे तो फेफड़ा द्वारा मनुष्य सांस लेता है। अगला है 79 नंबर कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? फेफड़ा, त्वचा, गिल्स, ट्रैकिया। तो मछलियाँ सभी को पता होगा गिल्स के माध्यम से मछलियाँ जो है अपना श्वसन कार्य पूरा करता है। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, बहिक्षेपण, एपिग्लोटिस, इनमें से कोई नहीं? तो पौधों के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के द्वारा, लवण के कारण। पौधों के हरे होने की अगर हम बात करेंगे तो ये क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे दिखते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में। अंतःकोशिका की अगर हम बात करेंगे 82 नंबर में तो अंतःकोशिका का जो पाचन होता है अमीबा में होता है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में अगर हम कोष्ठक की संख्या की बात करेंगे तो ये 4 होता है। बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 19 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, लगातार पूछा गया है।
पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पत्ती में, छाल में, जड़ में, फूल में। टैनिन नामक पदार्थ जो होता है वह पौधा में कहाँ पाया जाता है? तो टैनिन नामक पदार्थ जो है छाल में पाया जाता है। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला, हरा, लाल, नीला। तो ये हरा रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेटस, इनमें से कोई नहीं। 86 का राइट जवाब आप लोग बता सकते हैं, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेटस। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? श्वसन को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल से, प्यूटरी से, लाला से, इनमें से कोई नहीं। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार जो है लौ से लार, लौ से लाला ग्रंथि। ऑप्शन सी होगा। पाचन कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, प्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। पाचन कार्य कहाँ से संपन्न होता है? तो पाचन कार्य की अगर हम बात करेंगे तो ये जठर रस द्वारा संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 में कहता है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ऑप्शन बी होगा 90 का, बिल्कुल करेक्ट। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद की अगर हम बात करेंगे तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से सभी। लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? तो लाल बनाने की अगर बात करेंगे तो लोहा और यौगिक हो जाएगा। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। वहन तंत्र की अगर हम घटक की बात करेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ये बिल्कुल हरित लवक के हरे भाग में, ह से हरा, ह से हरित लवक। याद रखना है हरित लवक की जो है सो किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा? तो हरे भाग। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहाव, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, रक्त का संचय। तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण जो है सो रक्त में थक्का बनता है। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ग्रहणी भाग, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रहणी एक प्रकार से छोटी आंत का एक भाग है जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कहता है एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका, शकी कोशिका, चालनी नालिका, मूल रोग। एस्टोमाटा के खुलने और बंद करने को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है। ऑप्शन ए हो। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया की अगर बात करेंगे तो वसा पर क्रिया कौन सा करता है? तो लाइपेज करता है। वसा पर क्रिया कौन करता है? लाइपेज। कहता है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होगी? वायवीय, अवायवीय, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होगा? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होगा, क्योंकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रा में जो है आपका स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन डी। चलो, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसे होता है? तो फ्लोएम उत्तक की अगर हम बात करेंगे और कार्बोहाइड्रेट के परिवहन की बात करेंगे तो ये सुक्रोज के रूप में होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। 10 जोड़े का मतलब 20। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कवक में, जंतु में, हरे पौधे में, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से सभी का। तो 105 का राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। सबसे तेज हृदय धड़कन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे तेज हृदय धड़कन होता है चूहा का। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, इनमें से सभी होगा। 107 का डी होगा। पौधों का ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है, ऑप्शन डी होगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण की अगर हम बात करेंगे तो ये अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन बी होगा। कहता है रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है? तो रक्त की अगर हम बात करेंगे तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, ऑप्शन ए। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोडायलिसिस कहते हैं। 110 का डी हो जाए। चलनी नलिका पाई जाती है फ्लोएम में, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो मानव हृदय की बात करोगे तो मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे तो मक्खी में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो मधुमेह हीमोग्लोबिन की कमी से अगर हम बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ये लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लसिका या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की वाहक की अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का वाहक है। कहता है पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, सभी में। पौधों में जो श्वसन होता है वो होता है पत्तियों में। पौधों में श्वसन कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। कौन ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका के जीवन अवधि की अगर बात करेंगे तो 12 से 20 दिन होता है। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी या सी दोनों। कौन संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक की बात करेंगे तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा।
प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जो करता है वो विसरण द्वारा करता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है कोलन, अपेडिक्स, सीकम, रेक्टम। आहार नाल में अवशेषी अंग की अगर हम बात करेंगे तो आहार नाल में अवशेषी अंग जो होता है अपेंडिक्स होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम की कार्य की अगर बात करेंगे तो ये करता है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग है जो पाचन का कार्य करता है? तो ये एस्ट्रोजेन होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। 125 है ना, इसका राइट जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है रिलैक्सिन द्वारा, एस्ट्रोजेन द्वारा, प्रोजेस्टेरोन द्वारा, इंसुलिन द्वारा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो ये होगा इंसुलिन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग की अगर बात करेंगे तो छोटी आंत हो जाएगा। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है पोषण, श्वसन, जनन, इनमें से सभी। सजीव में पाए जाने वाले अगर जैव प्रक्रम की बात करेंगे तो ये होगा इनमें से सभी। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, अग्न्याशय में। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति की अगर बात करेंगे तो ये ग्रास नली में पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। 130 का ऑप्शन सी। चलिए, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लेटलेटस, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? तो ये होता है प्लेटलेटस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 132 है। सामान्य अनुशीतलन रक्तचाप होता है 10 mm, 120, 80, 130। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब की अगर बात करेंगे तो सामान्य अनुशीतलन दाब जो होता है वो 120 मिलीमीटर 120 mm होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? गुलकृमि, शैवाल, अमरवेल, जीवाणु। अपघटक की अगर बात करेंगे तो अपघटक हो जाएगा आपका अमरवेल। इनमें से कौन अपघटक है? तो अमरवेल। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? परागम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली की अगर बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कहता है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एड्रिनल, थायरॉक्सिन, फॉस्फेट, एड्रेनिल, ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन, ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनिन, थाइमिन, डाइफॉस्फेट। बताइए एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? तो एटीपी का विस्तारित रूप होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पर भी। यानी बी और सी, ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? हरा, नीला, पीला, लाल। किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो ये है आपका लाल रंग। लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे ज्यादा है प्रभावी। निम्नलिखित में से कौन पुनरूप भवन का उदाहरण है?
हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो पुनरुभवन का उदाहरण कौन सा है? पुनरुभवन के उदाहरण की बात करेंगे तो हाइड्रा हो जाएगा। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, गौड़ कोशिका से, वात रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। इसमें रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो रंध्र के छिद्र की अगर बात करेंगे तो ये गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? तो श्वसन क्रिया से मुक्त होने की बात करेंगे तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस मुक्त होती है। अतः मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? तो मूत्र का पीला रंग की अगर हम बात करेंगे तो मूत्र का पीला रंग जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, संभोजी, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो पोषण की कवक में मृतजीवी विधि है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो CO2 मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है और H2O मुक्त होता है, अर्थात इनमें से सभी 145 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 146 कहता है गोबर छत्ता है, एक गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। 146 का ए ऑप्शन हो जाएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्र मार्ग में, मूत्र वाहिनी में, विकारों में, मूत्राशय में। 147 का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए 149 और 150। 149 में कहता है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों द्वारा, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों पर। 149 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 150 कहता है लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग। फिर इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे इसका, जिसमें हम आपको कम से कम 3 क्वेश्चन कराएंगे। कुल मिलाकर के 450 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बायोलॉजी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जब अगला न्यू वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।